इस वक्त दुनिया की ऐसी हालत हो गई है कि हमारा डोपामीन हमारा सबसे बड़ा एनिमी बन गया है, जो हमें पुश कर रहा है हीडोनिज्म की तरफ। चाहे वो पार्टीज हो, क्लब्स हो, शैलो रिलेशनशिप्स हो, एडिक्शंस हो या फिर माइंडलेस स्क्रोलिंग हो, इन शॉर्ट हम सब अंदर से खत्म हो चुके हैं। ये वाली वीडियो हमारी इस टॉपिक के ऊपर सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहला पार्ट जाके उसको पहले देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पे आता है कि ये सिचुएशन बदली कैसे, ये कैसे ऊनो रिवर्स हो गया कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा फ्रेंड जो एवोल्यूशन के दौरान जिसने हमारा सबसे ज्यादा साथ दिया, वो आज की मॉडर्न लाइफ में हमारा सबसे बड़ा एनिमी बन चुका है। आज हम जानेंगे यही चीज इसी वीडियो में। विराट कोहली की बात करें, कितना आप शांत रह सकते हो, कितना आप पिच पे कमांड में रह सकते हो। थिंग्स विल गो रॉन्ग, हाउ कैन यू मॉड्यूलेट दैट? तो वो कहाँ से आता है? वो कॉर्टेक्स से आता है। ठीक है, आप लो एफर्ट और हाई रिवॉर्ड वाले काम बिना सोचे समझे करते चले जाते हो और ये सिलसिला समय के साथ बढ़ता चले जाता है। हमें ये चीज लगती है कि हमारे जो इमोशंस है वो डिपेंड करते हैं हमारे लाइफ के इवेंट्स पे, यानी कि अगर कोई बुरा फेज हमारी लाइफ में चल रहा होगा तो हमारा जो इमोशंस है वो अंदर से ही बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, या फिर कोई अच्छा फेज अगर हमारी लाइफ में चल रहा होगा तो अंदर से हमें खुशी मिलेगी। बट यहीं पे रोल आता है प्रेडिक्शन एरर और रिवॉर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अब ये क्या होता है? बेसिकली प्रेडिक्शन एरर का मतलब है आप अपने माइंड में एनालाइज कर रहे हो किसी भी सिचुएशन को लेके, यानी कि उस फ्यूचर इवेंट के बारे में आपने अपने मन में एक एक्सपेक्टेशन सेट कर ली है। अब याद रखना इस वर्ड एक्सपेक्टेशन को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अब बेसिकली आप फ्यूचर में होने वाली किसी भी XYZ चीज को लेके अपने माइंड में एनालाइज कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस बना रहे हो। तो अब यहां पे सिर्फ 3 के सिनेरियो हो सकते हैं। आपने जो एक्सपेक्ट करा है उससे कुछ बेटर हो जाए, आपने कुछ जो एक्सपेक्ट करा है उसके बराबर कुछ हो, या फिर तीसरा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अपने मन में जो एक्सपेक्टेशंस लगाई है उससे कुछ बुरा हो जाए। अब इसको बेसिकली एक एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं। एक रैंडम डे पे आप बस सड़क पे चल रहे हो और आपको कोई आके आपकी ड्रेस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर दे कि भैया आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, तो वो जो आपके मन में जो डोपामिन स्पाइक आएगा वो एक्सपेक्टेशंस के अबव है। यानी आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई रैंडम बंदा आके आपकी तारीफ करे, बट वो वहां पे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हो गया, तो अब वहां पे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, वो जो डोपामिन स्पाइक है वो बहुत ज्यादा होगा। दूसरे केस में अगर आप किसी कॉफी शॉप पे जाते हो हमेशा कॉफी पीने के लिए, तो अब आप वहां पे जब गए हो तो जो कॉफी है वो रेगुलर टेस्ट कर रही है जैसा हर दिन करती है, तो वहां पे जो डोपामिन है वो बेस लाइन पे ही रहेगा। कोई एक्स्ट्रा आपके मन में वांटिंग नहीं आएगी कि भैया मेरे को एक और कप कॉफी पीनी है। क्यों भाई, जैसी हम डेली पीते हैं वैसी आज भी है। लेकिन पहले केस में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ जाएंगी, आपके अंदर एक वांटिंग आएगी कि अगर मैं ये वाली आउटफिट पहन के जाता हूं तो मेरी तारीफ होती है, तो अब मुझे ये वाली चीज और करनी है। बट वही चीज दूसरे केस में नहीं हुई। अब वहीं पे थर्ड केस में आप अपने दोस्तों के साथ प्लान करते हो कि आज कहीं बाहर चलते हैं, कुछ थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हैं, और जैसे ही आप सारे दोस्तों को लेके किसी लॉन्ज के आसपास जाते हो जिस लॉन्ज में आप हमेशा एंजॉय करते हो, तो आपको पता चलता है कि भैया आज तो संडे है, जो लॉन्ज है वो बंद है, कोई कैफे बंद है। तो अब उस सिचुएशन पे आपने एक्सपेक्ट करा था कि आप फ्रेंड्स के साथ जाके वहां पे हैंग आउट करोगे, थोड़ा सा मजे करोगे, यानी कि एक एक्सपेक्टेशन मन में बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे आप वहां पे गए तो आपको पता चला कि वो आज जो प्लेस है वही बंद है, तो उसी टाइम पे जो डोपामिन डिप आएगा वो बहुत ज्यादा तगड़ा आएगा। और इसीलिए इन सिचुएशंस में हमें हमेशा लगता है कि भैया अब कुछ करने का मन ही नहीं है, खत्म करो, जाना ही नहीं है लॉन्ज, किसी और कैफे में भी नहीं जाना, अब सारे अपने घर जाओ। और वो होता भी इसीलिए है क्योंकि जो डोपामिन डिप है वो बहुत ज्यादा तगड़ा आता है। आपने एक्सपेक्ट करा होता है कि कुछ एंजॉयमेंट होगी, लेकिन वो एंजॉयमेंट नहीं होती है। अब क्योंकि माइंड जो प्रिडिक्ट करता था उसके अकॉर्डिंग ही ये डोपामिन स्पाइक्स प्रिडिक्ट होते थे, तो ये स्पाइक्स भी शिफ्ट हो गए रिवॉर्ड से क्यू पे। अब ये क्यू क्या होता है? क्यू का मतलब यहाँ पे है एक सिग्नल कि फ्यूचर में कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है। अब इमेजिन करके देखो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज का वेट कर रहे हो, फोन आपकी पॉकेट में है, आप अपना काम कर रहे हो और अचानक से आपको एक नोटिफिकेशन आता है, तो अब जो हैप्पीनेस आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके उस मैसेज को खोल के नहीं मिलनी थी, उससे ज्यादा हैप्पीनेस, उससे ज्यादा डोपामिन स्पाइक उस क्यू से मिल गया, उस नोटिफिकेशन से मिल गया। आपने कई बार ये चीज रियलाइज करी होगी कि कई बार जो नोटिफिकेशन है वही हमें ज्यादा एक्साइटमेंट दे देता है, ज्यादा हमें खुश कर देता है, और जब हम अंदर से मैसेज पढ़ते हैं तो हमें उतनी ज्यादा खुशी नहीं होती, और उसका रीजन भी यही है। अच्छा, बाय द वे इसका उल्टा भी होता है। ब्रेकअप पे जो दुख होगा वो तो होगा ही, लेकिन उससे पहले अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको मैसेज कर दे कि आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माय मेल बेस्ट फ्रेंड, तो उस पे हमें ज्यादा दुख हो जाता है। रीजन इज कि हमें क्यों मिल चुका है कि आगे जाके कुछ बुरा हमारे साथ होने वाला है, तो इसीलिए जो डोपामिन का
डिप होना या फिर राइज करना वो उन्हीं क्यूज पे डिपेंड करता है, ना कि उन रिवॉर्ड्स या फिर लॉसेस पे। और देखा जाए तो एवोल्यूशन के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी चीज थी जिसने हमें कई जगह हेल्प करा। इमेजिन करके देखो, हंटर गैदरर्स हंट करने जा रहे हैं किसी जानवर को, लेकिन वहीं पे जंगल में उनको एक छोटा जानवर दिखा। उनके मन में घंटी बजी कि भैया इसको शिकार करना बहुत आसान है, इसको मैं आराम से मार के खा जाऊंगा और मेरी जो पूरा ग्रुप है, मेरी सिविलाइजेशन, वो अच्छे से खाना खा पाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हमने कोई जानवर को शिकार कर लिया और उसके आसपास कोई बड़ा जानवर दिख रहा है, तो हमारे मन में एक डर आया कि भैया अगर ये बड़ा जानवर मेरे शिकार करी हुई चीज को खा जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं तो भैया खाली पेट मर जाऊंगा। तो जी हाँ, एवोल्यूशन के हिसाब से जो ये क्यूज हैं, जो सिग्नल्स हैं, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवन रिवॉर्ड्स और लॉसेस से भी ज्यादा। और इसी तरह से हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है कि पहले हमें एनवायरनमेंट से क्यू मिलेगा जो हमें मोटिवेट करेगा, फिर हम एक्शन लेंगे और उसके बाद हमें रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये तो बात हो गई कि हमारा ब्रेन इवॉल्व या म्यूटेट किस तरीके से हुआ है। अब आज की मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। सिग्नल मिला, एक और सिग्नल मिला, एक और सिग्नल मिला, लेकिन रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं पता ही नहीं है भैया। इसीलिए आपका डोपामिन सिर्फ डिप मार रहा है। आपका एनवायरनमेंट ऐसा सेट करा गया है कि आपको कॉन्स्टेंटली कुछ अच्छा होने का क्यू मिलता रहे, उस क्यू से आपको डोपामिन मिलता रहे। जब वो हैप्पीनेस आपको सिर्फ कुछ अच्छा होने वाले सिग्नल से ही मिलती रहेगी तो आप दूसरा स्टेप यानी कि एक्शन की तरफ जाओगे ही नहीं। देखने में 4 घंटे या वो पॉडकास्ट 2 घंटे का जिससे आपको कुछ सीखने वाला नहीं, लेकिन आपको अपने दिमाग में कन्विंस किया कि वैल्यू है क्या बुराई है। अब हैरान मत होना कि 1000 मोटिवेशनल वीडियोस देख के भी मोटिवेशन क्यों नहीं मिलती है, फिर काम करने का मन क्यों नहीं करता है। वो इसी वजह से है कि आपको जो मजा है वो क्यू में ही आ रहा है, वो सिग्नल्स में ही आ रहा है कि भैया कुछ अच्छा हो सकता है। इसीलिए आप कभी भी दूसरे स्टेप की तरफ यानी कि एक्शन की तरफ बढ़ ही नहीं पाते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक हार्श रियलिटी और बता देना चाहता हूँ। अगर हम इंसान ये सोचें कि हम अपनी साइकोलॉजिकल विल पावर से अपनी बायोलॉजिकल अर्जेस को खत्म कर देंगे तो ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो हमारी बायोलॉजी है वो एक तरीके से ये समझ लो म्यूटेशन है, कई हजारों सालों का, कई लाखों सालों का। वो हमेशा हमारे जो कॉन्शियस है, हमारी जो विल पावर है, उस पर हमेशा भारी पड़ेगी। जहां आपको अपने एनवायरनमेंट से एक क्यू मिला, एक पैटर्न नजर आया कि ये चीज करके मुझे मजा मिल सकता है, तो इतने मिली सेकेंड्स में एक फेक क्यू का डोपामिन स्पाइक आपके माइंड में आ जाएगा कि आप अपने आप को कॉन्शियसली उस चीज को करने से रोक ही नहीं पाओगे। जो हमने नोटिफिकेशन वाले केस में देखी, आप कब अनकॉन्शियस होकर उस नोटिफिकेशन को खोल दोगे, या आप अपनी जो अर्जेस आती है फास्ट फूड खाने की वो आप खा लोगे, आपको जो एडिक्शंस है वो आप पूरी कर लोगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो, बट उसका रीजन यही है। और देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है। अगर ये बहुत लंबे समय तक होता रहे तो आप बिल्कुल एक अनकंट्रोलेबल इंसान बन जाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा हूं, मेरे अंदर जो भी अर्जेस आती है मैं उस चीज को कर देता हूं, मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आपके अंदर ये फीलिंग आने लग जाएगी। रिसर्च बस ये पता कर पाती है कि आपका डोपामीन किससे रिलीज होता है। आप अपना डोपामीन सही चीजों पे क्यों नहीं रिलीज करते? यही एल्गोरिदम्स आपके दोस्त बन जाए। और यही तो आज के टाइम पे हो रहा है। आपके एनवायरनमेंट से आपको इतने ज्यादा फेक क्यूज मिल रहे हैं, इतने ज्यादा डोपामिन स्पाइक आपका माइंड एक्सपीरियंस कर रहा है इस टाइम पे कि उन चीजों के बगैर आपका डोपामिन सीधा डिप मारता है। आपको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। आपको लगता है कि मेरी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है अगर मेरे पास ये सारी चीजें नहीं हो तो। जो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता उसको एक ड्रीम फैंटेसी बेची जाती है, मतलब लग्जरी लाइफ दिखाई जाती है, इन्फ्लुएंसर्स दिखाए जाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां दिखाई जाती हैं, और उसको ये चीज लगती है अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं क्यों जिंदा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं बिना इन चीजों के। इतने ज्यादा फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बेचे जा रहे हैं कि आज हर लड़की को, हर लड़के को कहीं ना कहीं फोमो हो गया कि भैया मैं कुछ भी नहीं हूं, अगर मैं इस तरीके का नहीं दिखता हूं, अगर मेरा स्किन टोन ऐसा नहीं है, अगर मेरा बॉडी टाइप ऐसा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। दावा करती हैं कि आपकी स्किन को और गोरा बना देंगी, लेकिन सच बात यह है दोस्तों, इस फेयर स्किन का राज ना तो कोई क्रीम है और ना ही धूप से बचना। असलियत में यह है ग्लूटाथायोन इंजेक्शन। अभी कोई पंप वंप नहीं है। मैंने क्या सीखा कि यार जब हम साइकिल पे होते हैं ना तो हम बहुत मेहनत करते हैं, और साइकिल छोड़ देते हैं ना तो वो मेहनत नहीं हो पाती। ये सब रिलेशनशिप का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई कर दिया गया कि हर पार्टनर को अपने ही पार्टनर पे कमियां नजर आने लग गई हैं। अब हैरान मत होना कि इतने ज्यादा डाइवोर्स केसेस क्यों बढ़ रहे हैं या फिर इतने ज्यादा रिलेशनशिप टूट क्यों रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप का स्टैंडर्ड इस तरीके से सेट है कि वो अनरियलिस्टिक चीज को कोई भी इंसान पूरा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हर इंसान जहां अपने अंदर कमियां देख रहा है उससे ज्यादा अपने पार्टनर में कमियां देख रहा है। वो पार्टनर उसका वो स्टैंडर्ड कभी भी पूरा नहीं कर पा रहा जो उसको रील्स दिखा रही हैं, जो उसको शॉर्ट्स दिखा रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं, और वो चीज ऑफ कोर्स एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है। स्टेबिलिटी जीरो है और सिर्फ वांटिंग की फीलिंग है जो अगेन हमें कोई रिवॉर्ड नहीं दे रही है। यानी कि ये वही थर्ड केस सिनेरियो जहां पे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा हाई करी थी लेकिन मिला कुछ भी नहीं।
अब ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि वही एक लौती जगह है जहां आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो और आप वो कर लेते हो। यानी कि अगर आपने एक्सपेक्ट करा कि मुझे रील्स देख के मजे मिलने वाले हैं और आपने फोन निकाला, रील्स देखी, तो आपको मजे मिल गए। अगर आपको पता है कि अगर मैं फास्ट फूड खा लूंगा तो मुझे उससे मजे मिल जाएंगे, आप स्टॉल पे जाते हो, वो चीज खा ले तो आपको मजे मिल जाते हैं। यानी कि आपका क्यू और रिवॉर्ड एक साथ अलाइन कर जाते हैं। और वहीं पे जब आप अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपका जो क्यू सिस्टम है, यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, वो आपकी करंट सिचुएशन से कभी भी अलाइन नहीं करेंगी। यानी कि आपको कभी मोटिवेशन नहीं मिलेगा एक नेक्स्ट स्टेप उठाने का, एक एक्शन लेने का। और यही रीजन है कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। अगर हम कोई चीज अपनी लाइफ में सोचते हैं कि मैं कल से जिम जाऊंगा या फिर मैं कल से फॉर एग्जाम्पल शुगर छोड़ दूंगा, अपनी डाइट पे कंट्रोल रखूंगा, तो वो चीज हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारी करंट सिचुएशंस बिल्कुल भी अलाइन नहीं करती, बिल्कुल भी सेम नहीं है। और इसका सबसे आसान तरीका है कि उन फेक क्यूज को ही खत्म कर दो। ना ही हमारे को कोई फेक क्यूज मिलेंगे, ना ही हमारे माइंड में कोई फेक एक्सपेक्टेशंस या फेक होप्स बनेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है जो फैंटेसी हमें इंटरनेट बेच रहा है, मोटिवेशनल गुरुज बेच रहे हैं, वो हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज करवा के हमें खुद से एडिक्ट बनवा रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन 3 स्टेप्स में होगा। आगे जाके मैं आपको इसका एक साइंटिफिक बैक डेली रूटीन और सोल्यूशन भी बता दूंगा, लेकिन सबसे पहला स्टेप होगा ये जो फेक क्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें फेक डोपामिन मिल रहा है, उसको हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बगैर उसके कुछ भी नहीं होगा। और इसका सबसे कारगर सोल्यूशन यह है कि हम अपने एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा कस्टमाइज करें कि हमें फेक क्यूज मिले ही ना। वो हम कैसे करेंगे? अगर हमें पता है हमें घंटों रील्स देखने की एडिक्शन है तो भैया इंस्टाग्राम को डिलीट मार दो। मत सोचो कि मैं इस पे टाइमर लगा दूं या मैं इस फलानी चीज को ना देखूं, मैं इतने घंटे रील्स देखूंगा, मैं इतने मिनट्स रील देखूंगा। ऐसा कुछ मत करो। अगर आपको पता है कि आपको एडिक्शन है तो उस चीज को खत्म कर दो भाई, बिल्कुल एंड कर दो उस चीज का। अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता, तो ये आप नहीं बोल रहे, आपके अंदर का नर्वस सिस्टम बोल रहा है जो अभी भी उस स्टिमुली से एडिक्टेड है। एक अंदर की बात और समझ लो, जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलोगे सबसे पहले आपके सामने आएगा होम पेज, उसके बाद राइट में जो चैट बॉक्स है वो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले रील्स का सेक्शन आ जाएगा। अब आप इंस्टाग्राम तो खोलोगे किसी को रिप्लाई करने के लिए, बट आप सोचोगे यार पहले रील्स देख लिए तो चलो 4 रील स्क्रॉल कर ही लेता हूं, रिप्लाई बाद में दे दूंगा, लेकिन वो 4 रील की कब 40 रील हो जाएंगी वो आपको पता नहीं चलेगा, और उसकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो भी सफर करेगा। तो ये कंपनीज बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन्हें पता है कि हम किस मूव पे क्या चीज करने वाले हैं, हम कब रील्स खोलेंगे, हम कब चैट्स खोलेंगे, इसीलिए जो रील्स का सेक्शन है वो पहले आता है। Found that Instagram is harmful for a sizable percentage of teenagers, most notably teenage girls. किसी फोमो ट्रैप में पड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप इंटरनेट पे नहीं रहोगे तो आपके ना होने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको पता है फास्ट फूड खाने की अर्जीज होती हैं तो उन स्टॉल्स के आसपास जाओ ही मत जहां पे आपने घंटों बिताए हैं, सालों बिताए हैं, वहां पे जाके फास्ट फूड खाते हुए। आपको पता है अगर वो फास्ट फूड का स्टॉल आपको दिखेगा तो आप खुद को नहीं रोक पाओगे। आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लो, अगर आपके मन में एक फेक क्यू आया, एक डोपामिन स्पाइक आया कि ये करके मेरे को मजा मिल जाएगा, तो आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे। आप पक्का वहां जाओगे, आप उसको बोलोगे कि भैया मेरे को 1 प्लेट मोमोज दे दो, आप वो खा लोगे। जिस फास्ट फूड को खाते हुए आपने कई सालों बिताए उसके आसपास जाना ही बंद कर दो। जो दोस्तों के साथ आप बैठ के शराब पीते हो, उन एडिक्शंस को पूरा करते हो, उनके साथ बैठना बंद कर दो। अगर दोस्ती टिकनी होगी तो बिना एडिक्शन के भी टिक जाएगी। और भैया जो दोस्ती सिर्फ एडिक्शन से, वो कोई दोस्ती है ही नहीं, सबसे बड़ी बात। अब ये पहला स्टेप हमें जितना ज्यादा टफ लग रहा है, ये उतना ही ज्यादा सिंपल है, उतना ही ज्यादा कारगर है और उतना ही जल्दी हमें सोल्यूशन निकाल के देगा। सबसे पहले जब मैंने इसको अपनी लाइफ में अपनाया था तो भैया मैं तो पैनिक में चला गया था। मैं एक तरीके से बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं अपने आप को बदलने की, बट बिना उन एडिक्शंस के मेरे को अपनी आइडेंटिटी ही समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे वो 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन गए, थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल आने लग गया। इस टाइम पे मेरे को उन चीजों को छोड़े हुए, अपनी कुछ बेसिक एडिक्शंस को छोड़े हुए, चाहे वो फास्ट फूड हो, रील्स हो या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो, उसको छोड़े हुए 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 15 दिन 16 दिन हो चुके हैं, और मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मैं इस टाइम पे ही बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रहा हूं। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले आपकी बॉडी बिल्कुल पैनिक जोन में जाएगी, लेकिन दूसरे हफ्ते की शुरुआत से लेकर तीसरे हफ्ते के एंड तक आप इतने ज्यादा माइंड फ्रेश आपका हो चुका होगा, आपका जो माइंड फॉग है वो इतना ज्यादा हल्का हो चुका होगा कि आप अपने आप को देख पाओगे, आप अपने थॉट्स को समझ पाओगे, आप अपनी बॉडी को समझ पाओगे, प्लस जो आपके आसपास हो रहा है आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। तो ये पहला स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप यहाँ पे ये होगा कि अपनी आइडेंटिटी को बदलो। अब यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहूंगा एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से। आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल है, कोई मैजिकल चीज है, आप जो सोचते हो आप बन जाते हो। बट इसका उल्टा होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल रियल है, लेकिन ये कोई मिरेकलस चीज नहीं है, ये कोई मैजिकल चीज नहीं है, ये एक्चुअल में इतनी ज्यादा फंडामेंटल चीज है कि आप इसको सुन के हैरान हो जाओगे।
इमेजिन करके देखो, दो इंसान है, एक इंसान के लिए एक साफ कमरे में रहना, एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहना उसकी बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन दूसरे इंसान के लिए एक क्लटर्ड रूम में रहना या फिर एक गंदगी वाले रूम में रहना वो उसका कंफर्ट स्पेस है। मतलब दोनों ही पर्सनैलिटी अलग अलग है। अब इमेजिन करके देखो, जो पहला बंदा है जिसको हमेशा अपना एनवायरनमेंट साफ सुथरा रखना पसंद है, वो अगर इस क्लटर्ड रूम वाले बंदे के कमरे में चला जाए, उसको नजर आ रहा है मेरे आसपास हर चीज फैली हुई है, मेरा बिस्तरा फैला हुआ है, मेरा सामान फैला हुआ है, मेरा जो वर्क स्पेस वाला टेबल है वो फैला हुआ है, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन उसको अंदर ही अंदर पता है कि मेरे को ये 2 घंटे के अंदर इसको पूरा साफ करना है, वरना मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा। अब पहला बंदा आके 1 घंटे के अंदर वो पूरा कमरा साफ कर देगा, पूरा कमरा A to Z टिच कर देगा, लेकिन वही चीज दूसरा बंदा क्यों नहीं कर पाया? उसका बेसिक रीजन ये आता है कि उसने अपने मन में एक आइडेंटिटी ही ऐसी बना रखी है कि भैया क्लटर्ड रूम है तो मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूं। मेरी आइडेंटिटी ये है कि अगर रूम फैला हुआ है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं पे जो पहला बंदा है उसके माइंड में एक आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर है भाई कि अगर कमरा साफ नहीं हो तो भैया मेरे को ओके नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं उसके साथ। तो आप अपने आप को क्या बोल रहे हो, आपके मन में अपने लिए क्या विचार है, अपने लिए क्या आइडेंटिटी आप बना के बैठे हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही सबसे बड़ा लॉ है कि जो बंदे को पता होता है मैं किस चीज के साथ कंफर्टेबल हूं या किस चीज के साथ नहीं हूं। इसका एग्जांपल ऐसा होगा कि आपको अगर कोई फलाना टास्क पूरा करना है तो आप खुद को ये मत बोलो कि मेरे को ये टास्क पूरा करना है, आप खुद को ये बोलो कि ये टास्क करे बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है, मेरे को पसंद है ये टास्क। अपने मन में अपनी आइडेंटिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग बना लो उस टास्क को लेके कि इस टास्क को मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता और मैं इसको पूरी शिद्दत के साथ कर सकता हूं, तो ऑफकोर्स आपके मन में आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। जहां पे आपको पहले वो चीज एक टास्क लग रही थी, अब आपके लिए वो टास्क नहीं है, तो आपके लिए एक मजा है, एक ऐसी चीज है जो आपको करनी पसंद है। तो जी हां, अपने आसपास यानी अपने एनवायरनमेंट वातावरण के साथ साथ अपने मन की सामग्री को बदलना पड़ेगा। हम अपने आप को क्या बोलते हैं, हम अपने आप को क्या मान के बैठे हैं, हम अपने आप के लिए क्या बिलीफ लेके बैठे हैं। हमें लगता है कि हम एक अनहेल्दी बॉडी लेके पैदा हुए हैं और हम इसके साथ कंफर्टेबल हैं, तो जी हम वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि भैया ये बॉडी मेरे को डिफाइन नहीं करती, मैं ऐसा हूं ही नहीं, ये मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूं, ये एक फेज है, बट ये चीज मेरे को डिफाइन नहीं करती, मेरे को डिफाइन करती है एक फिजिकल अच्छी बॉडी, एक अच्छी फिजिक, तो वो अच्छी फिजिक बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई मिरेकुलस या मैजिकल चीज हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो जो अनहेल्दी बॉडी है उसके साथ आप जो कंफर्टेबल होके बैठे हो वो खत्म हो जाएगा। आपके पास एक लेजर शार्प फोकस आ जाएगा उस हेल्दी बॉडी के लिए, आप उसकी तरफ जाने लगोगे, आप हर वो एफर्ट करने लगोगे जो आपको एक अच्छी फिजिक, अच्छी बॉडी की तरफ लेके जाता है। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, यानी थर्ड स्टेप की तरफ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने ये चीज समझ लिया है कि अपने एनवायरनमेंट को कैसे कस्टमाइज करना है, जो इनपुट हमारे अंदर आ रहा है खराब चीजों का उसको कंट्रोल कैसे रखना है। हमने ये भी समझ लिया कि अपने आप को किक स्टार्ट कैसे देना है अपनी थोड़ी सी आइडेंटिटी को शिफ्ट करके। लेकिन अभी भी एक बहुत ही ज्यादा मेजर चीज मिसिंग है, और वो मिसिंग चीज है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें एक्चुअल में कैसे अलाइन करना है अपने गोल्स के साथ अपने डोपामीन को। और उसका सबसे कारगर सॉल्यूशन है माइंडफुलनेस और मेटा कॉन्शियसनेस। अब ये क्या होता है? ये आप एक तरीके से इसको ऐसा समझ सकते हो कि आप खुद के थॉट्स को, खुद की बॉडी को लेके अवेयर हो रहे हो, आप खुद को और बेहतर जानने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने ऊपर। इसको ऐसा समझो कि आप जितना डोपामिन स्पाइक्स पे डिपेंड होगे उतनी ही आपको वो और चाहिए होंगी, और उतना ही आपका पीएफसी यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर होगा, जो आपकी सारी क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल और लॉजिकल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी एक्चुअल में माइंड का वो हिस्सा जो हमें जानवर से हटके लिटरली एक्चुअल में ह्यूमन बनाता है, वो सिविलाइज ह्यूमन बनाता है, वो एक्चुअल में पीएफसी होता है। अब अगर हमें पीएफसी को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो हमारे अकॉर्डिंग चले, वो कैलकुलेशंस पे चले, वो इमोशंस पे ना चले, वो अर्जिस पे ना चले, वो सारे डिसीजंस ले पाए, हम रैशनल हो पाए, अगर हमें उस हिसाब से चलना है तो हमें पीएफसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब पीएफसी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? इसको ऐसा समझो कि आप जिम में जाके एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हो, आप एक मसल ग्रुप को ट्रेन करते हो, तो आप उसको एक दिन में जितना मर्जी हैवी वेट उठा लो, लेकिन वो मसल एक दिन में ट्रेन नहीं होगी, वो एक दिन में 14 इंच से बढ़ के 18 इंच नहीं हो जाएगी, चाहे आप कितना मर्जी कर लो। तो उसका एक्चुअल में कारगर सोल्यूशन ये है कि आपको डेली वो चीज करनी पड़ेगी, आपको हर हफ्ते उस बॉडी पार्ट को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको अच्छा इनपुट डालना पड़ेगा, तो वो मसल एक्चुअल में अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में बेहतर हो जाएगी। उसी तरीके से हमें अपने पीएफसी को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, और उसकी बेसिक 2 एक्सरसाइजेज होती हैं। पहली है माइंडफुलनेस, ये काइंड ऑफ मेडिटेशन है, बट ये स्टिल एक मेडिटेशन भी नहीं है। आप इसको ऐसा समझो, ये एक मॉर्निंग रूटीन है। आपको सुबह उठना है, अपनी बॉडी के साथ 15 मिनट निकालने हैं, आपको फिलहाल फोन नहीं उठाना है,
फोन से बिल्कुल दूर रहना है, उस इनपुट को, वो जो खराब इनपुट है उसको अवॉइड करना है, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर देना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है और पहले 5 मिनट आपको सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ सांस पे ध्यान देना है। जब आप ये चीज 5 मिनट कर लोगे तो आपका माइंड एक तरीके से सेंटर पे आ जाएगा। उसके अगले 5 मिनट बाद आपको सिर्फ अपने फोरहेड से लेकर टोस तक अपनी बॉडी को स्कैन करना है। आपको समझने की कोशिश करनी है कहाँ पे टाइटनेस है, कौन सा बॉडी पार्ट थोड़ा सा पेन कर रहा है, कहाँ पे थोड़ा सा बॉडी पार्ट रिलैक्स है। आपको हर चीज स्कैन करनी है। आपको जज नहीं करना अपने फ्लॉज को। अगर आपको समझ आ रहा है कि मेरे बॉडी पे ज्यादा फैट है, आपको उसको लेके अपने आप को कुछ बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। आपको समझ आ रहा है कि आपकी जो आईज हैं वो डल हो गई हैं, आपको उस चीज को जज नहीं करना, आपको बस अवेयरनेस बढ़ानी है। जितना आप जजमेंटल होगे उतना ही आप अवेयरनेस से दूर होते जाओगे और उतना ही आपका पीएफसी कमजोर होगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ अवेयरनेस बढ़ानी है। आखिरी 2 से 3 मिनट में आपने खुद से सवाल पूछना है कि क्या मैं ठीक हूं। लिटरली अपने खुद से पूछना है कि क्या मेरे को कोई स्ट्रेस है, क्या मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो मेरे को खुश करती है, नाराज करती है। इससे आप अपने इमोशंस को लेके अवेयर हो रहे हो। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो आपका स्ट्रेस है जिसको आप मतलब नोटिस भी नहीं करते हो, आप कुछ हफ्ते और महीने बाद उसको लेके भी अवेयर होने लग जाओगे। आप उन स्ट्रेसफुल चीजों को एक्चुअल में नोटिस करने लग जाओगे कि ये चीज मेरे को स्ट्रेस दे रही है, जिससे अल्टीमेटली आपकी इमोशनल अवेयरनेस बढ़ेगी और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद को ठीक रखने का, खुद को अवेयर रखने का सबसे पहला स्टेप ही इमोशनल अवेयरनेस है। दूसरी एक्सरसाइज है मेटा कॉन्शियसनेस। अब इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे सिर्फ 10 मिनट। आपको पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं, 3 से 5 बार, हमेशा 1-2 मिनट। आपको हर चीज करते हुए अचानक से बीच में रुक के पूछना है कि मैं इस टाइम क्या सोच रहा हूं। आराम से रुक के इस बारे में सोचना है कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। जो मेरे एक्शंस है वो ऑटोमेटिक है या डेलिब्रेट है। जो भी आपको थॉट और इमोशंस आ रहे हैं उसको लेबल कर दो कि मेरे को एक ऐसा थॉट आ रहा है और मैं इस चीज को लेके एंग्शियस हूं या फिर मैं इस चीज को लेके खुश हूं। और जो आपके इमोशंस है उसको आप ऐसे लेबल कर सकते हो कि इन चीजों को लेके मैं बहुत ज्यादा अनॉयड हो गया या फिर मैं इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। आप इस तरीके से उनको लेबल कर सकते हो और आप उसको अपने नोटपैड में या जर्नलिंग में कहीं पे भी लिख सकते हो। उससे आपको बीच बीच में रुक के जब आप अपने आप को एनालाइज करना शुरू करोगे तो आपका अल्टीमेटली अवेयरनेस बढ़ने लग जाएगा। इसका दूसरा तरीका होता है कि अपनी चॉइसेस पे रिफ्लेक्ट करो। यानी कि कोई भी आपको डिसीजन लेना है, इवन छोटे से छोटा डिसीजन लेना है, तो आपको पहले खुद से सवाल पूछना है कि इस मोमेंट पे जो मेरा पीएफसी है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो मुझे क्या ओपिनियन देता कि मुझे ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उस जगह पे सही चीज करनी क्या है और गलत चीज करनी क्या है। तो उससे भी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। लास्ट स्टेप इसका है जर्नलिंग करना। पूरे दिन में जो जितनी भी की मूवमेंट्स हुई हैं उसको लिखो आराम से। शाम को बैठ जाओ या रात को बैठ जाओ 1 घंटा, बहुत सारी ऐप्स आती हैं, आप चाहे तो डायरी में लिख सकते हो, आप फिजिकल लिख सकते हो, आप डिजिटल लिख सकते हो। जो भी की मूवमेंट्स पूरे दिन में हो उसको आराम से बैठ के नोटिस करो और उसके बाद उसके नीचे लिखो कि वो जो मूवमेंट थी उस पर मैं कैसा फील कर रहा था, मैंने कैसे अपने स्टेप्स लिए, मैंने कैसे डिसीजंस लिए, मैंने उस टाइम पे क्या फील करा। उसको आप आराम से बैठ के लिखो तो उससे भी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। तो यही 3 स्टेप थे जिससे हम एक्चुअल में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। पहली चीज में हमने सबसे पहले अपना जो इन्वायरमेंट है उसको कस्टमाइज करा। दूसरे पार्ट में हमने समझा कि हम जो अपने आप को बोलते हैं वो कितना ज्यादा जरूरी है, वो कैसे हमारी लाइफ के डिसीजन को इफेक्ट करता है। और तीसरे स्टेप में हमने देखा कि हम कैसे अपनी अवेयरनेस को एक्चुअल में बढ़ा सकते हैं, खुद की बॉडी को लेके, खुद के थॉट्स को लेके, खुद के इमोशंस को लेके। और यहाँ पे मैं आपको कुछ क्विक टिप्स भी बता देना चाहता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। छोटी छोटी चीजों को करना शुरू करो। मेडिटेशन हम आधा घंटा कर सकते हैं लेकिन हमें वो करने की जरूरत नहीं है। हम 5 मिनट कर लें और डेली कर लें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सारी एडिक्शंस को एक साथ हटा सकते हैं लेकिन उससे हम बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ एक टाइम पे एक एडिक्शन को भी हटा दें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज्यादा सही तरीका होगा। तो इसलिए छोटे तरीके से शुरू करना भी कुछ खराब नहीं है। कंसिस्टेंसी हमेशा बेहतर है लॉन्ग सेशन से। जैसे हमने मसल ट्रेनिंग वाले एग्जांपल में देखा कि हम एक दिन में बाइसेप पे जितना मर्जी लोड डाल दें, हम चाहे 4 घंटा एक्सरसाइज कर लें या हम 10 किलो की जगह 50 किलो उस पर उठा ले, वो एक दिन में ग्रो नहीं होगा। इसलिए हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अपने पीएफसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हर दिन काम करना पड़ेगा, हर दिन उसको ट्रेन करना पड़ेगा और इसीलिए अल्टीमेटली कुछ महीनों के अंदर वो अच्छी तरह से ट्रेन होगा। तीसरी चीज आती है पेशेंस। हमें एक्चुअल में पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर हम जल्दीबाजी करेंगे, हम सोचेंगे मुझे कल ही कोई चीज मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके हम किसी तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहे कि हम कल ही पहुंच जाए तो वो चीज एक्चुअल में पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें एक्चुअल में पेशेंस रखना पड़ेगा, एक एक करके स्टेप लेना पड़ेगा, हर दिन एक एक नई सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी और हम अल्टीमेटली अपने गोल की तरफ पहुंच जाएंगे। चौथी चीज, माइंडफुलनेस को पेयर करो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से जो आपको पसंद हो। आप चाहे जिम जा सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप कोई स्पोर्ट खेल सकते हो। आपको जो भी चीज पसंद है अपने दोस्तों को उठाओ, उनके साथ जाके खेलना शुरू करो। आप इवन योगा भी कर सकते हो, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी एक्चुअल में फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी कर देती हैं। तो आपको माइंडफुलनेस को पेयर करना है उन फिजिकल एक्टिविटीज से।
तो जी हाँ, मैंने आपको वो तीनों स्टेप्स बता दिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। मैंने आपको कुछ क्विक टिप्स भी बता दिए जो आपको हेल्प करेंगे इस जर्नी में। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी कि मैं जितना पास जा सकूं, जितना एक्चुअल में करीब जा सकूं उन सॉल्यूशन से जो एक्चुअल में आपको हेल्प करेंगे, ना कि मैं आपको गुमराह कर पाऊं, ना ही मैं आपको कोई चीज़ गलत बता पाऊं, ना ही मैं आपको कोई फील गुड बेच पाऊं। मैंने एक्चुअल में सोल्यूशन बताने की कोशिश करी है और मैं जितना बता सकता था मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। आई होप इट हेल्प्स और आई होप कि आप इससे थोड़ा सा सीख के अपनी लाइफ चेंज कर पाओ और मैं भी कर पाऊँ। तो आई होप हम एक कम्युनिटी बना पाए जहाँ पे हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है इस जर्नी में। तो जी हाँ, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।